नमस्कार। हाल ही में म्यांमार की जो आर्मी है वो अपने ही देश के लोगों पर बम बरसा रही है और अपने ही हथियार से जो टैंक है से उनसे आक्रमण कर रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि एवरी इवेंट हैज़ इट्स ऑन हिस्ट्री एंड देयर इज नथिंग विदाउट हिस्ट्री। ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको म्यांमार के सेंस में हम लोग एनालाइज करते हैं कि म्यांमार की अपनी आर्मी अपने ही लोगों पर बमबारी कर रही है, तो इसका एक इतिहास है। ऐसा इतिहास में लिखित भी है और वर्णित भी है। इसी इतिहास को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सबको समझा जाए उससे पहले म्यांमार का थोड़ा सा आप ज्योग्राफी समझिए। देखिए, ये भारत का है, नॉर्दर्न इंडिया का मैप है, जिसमें ये अपना 7 सिस्टर है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और ये जो आपको स्टेट दिख रहा है ये म्यांमार है। म्यांमार है और इसकी जो बाउंड्री है वो भारत से लगती है लगभग 1643 किलोमीटर के आसपास। और कितने स्टेट्स हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इंडियन 4 स्टेट के साथ म्यांमार की बॉर्डर लगती है। और एक इतिहास इसका ये रहा है कि ब्रिटिश जो थे जब भारत में रूल कर रहे थे उस समय ये भारत क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया, और उस समय म्यांमार का नाम म्यांमार ना होकर क्या था? बर्मा था। बर्मा के बीच में युद्ध हुआ था और एक युद्ध के बाद एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ यांडबू 1826। इस ट्रीटी के द्वारा जो बर्मा के रूलर थे वो ब्रिटिश इंडिया अंग्रेजों से हारते हैं और इनको भारत के साथ लाके एक साथ गवर्न करने लगा, ब्रिटिश करने लगे। बट जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 1948 में आज़ादी मिल गई, किससे? ब्रिटेन वाले म्यांमार को भी आज़ाद करके यहाँ से चले गए। म्यांमार को 1948 में, और म्यांमार बर्मा जो है अपना नाम बदलता है फ्रॉम बर्मा टू म्यांमार 1997, 1989 में अपना नाम बदलता है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा बर्मा के स्पेसिफिक हिस्ट्री पे। देखिए, ये जो बर्मा है जो आगे चल के म्यांमार बनेगा, 1826 का ट्रीटी ऑफ यांडबू के तहत ब्रिटिश इंडिया में आया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बर्मा को एक अलग एंटिटी माना गया और इसको अलग से गवर्न किया जाने लगा। और 1948 में ये जो बर्मा है यह ब्रिटिश से आज़ादी पाता है और अपने नाम को चेंज करता है 1989 में और बन जाता है म्यांमार। और म्यांमार जब बना तो वहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, जो भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो म्यांमार है वहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, बट उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो अमेरिका में सिस्टम काम करती है वही सिस्टम यहाँ है। और 1948 से आप कह सकते हैं कि 1962 तक म्यांमार में डेमोक्रेसी चलती है, डेमोक्रेसी चलती है। बट 1962 में जो मिलिट्री ब्रिटिश से लड़के बर्मा को आज़ाद कराई थी, उन्होंने अपने देश के चुने हुए प्रेसिडेंट उनका नाम था आंग सू, इनको रिप्लेस करती है। और 1962 से 2010 तक यहाँ पे 1962 में कू होता है। कू आपको पता है कि जब भी किसी पावर को, एस्टेब्लिश्ड पावर को, लोगों द्वारा, पब्लिक द्वारा इलेक्टेड पावर को कोई जो दूसरी अथॉरिटी होती है वह सत्ता से हटा देती है, रिमूव कर देती है, तो उस प्रोसेस को कू कहा जाता है। और 1962 में जब कू हुआ यह 2010 तक चलता है और 2010 में बर्मा में, म्यांमार में काफ़ी बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होते हैं। उसके बाद मिलिट्री थोड़ी सी पीछे जाती है और आप कह सकते हैं कि 2010 से 2015 तक वहाँ पे पार्शियल डेमोक्रेसी, पार्शियल डेमोक्रेसी कहने का मेरा मतलब यह है
कि कुछ राइट्स जनता द्वारा चुने गए सरकार को भी दिया गया, लेकिन ज़्यादातर राइट्स मिलिट्री अपने पास रखती है। और 2015 में से 2021 कह सकते हैं, फेब 21, यहाँ पे डेमोक्रेसी ठीक ठाक थी, डेमोक्रेसी ठीक ठाक थी। और उसको लीड कर रही थी ये जो आंग सू थे, इन्हीं की पुत्री है आंग सांग सू की। ये वहाँ की प्रेसिडेंट बनती है। और जैसे ही प्रेसिडेंट बनती है तो मिलिट्री को यह डर लगने लगा कि ये काफ़ी मेजोरिटी से सरकार बना रही थी, तो मिलिट्री का यह डर था कि अगर लोकतंत्र डेमोक्रेसी पूरी तरीक़ा से मजबूत स्थिति में आता है तो मिलिट्री पीछे हो जाएगी और मिलिट्री का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो वहाँ के जो मिलिट्री है उन्होंने बोला कि जो चुनाव हुआ है यही गलत है, रॉन्ग प्रोसेस का यूज करते हुए चुनाव किया गया है, इसलिए पूरी इलेक्शन को ही मिलिट्री नहीं मानेगी। अब समझिए कि अगर मिलिट्री नहीं मानती तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। म्यांमार का जो पार्लियामेंट है वो भी बाईकैमरल है। बाईकैमरल का मतलब है कि जैसे अपने यहाँ क्या अपना सिस्टम भी बाईकैमरल है, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहाँ की जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, उसमें 440 सीटें हैं और यहीं से मेनली गवर्नमेंट बनती। इसका लगभग 25% मिलिट्री अपने लिए रिजर्व रखी हुई है सीट, यानी उस पर केवल और केवल मिलिट्री के लोग ही चुनाव लड़ेंगे और वही जीत के सत्ता में आएंगे। तो जैसे मिलिट्री इसको क्या करती है, नल एंड वॉइड करती है, तो देश में मिलिट्री रूल लग जाता है। और म्यांमार में मिलिट्री रूल को देखिए, ये स्पेलिंग को गौर से देखिएगा, ये लिखा है जुनता लेकिन म्यांमार में इसको हुंता पढ़ते हैं। और वहां की मिलिट्री को क्या कहा जाता है, तत्मादाव, तत्मा दाव। आप कभी कभी न्यूज में सुनते होंगे कि तत्मादाव रूल चल रहा है या फिर जनता का हुंता का रूल चल रहा है। यह कब से है, तो फरवरी 2021 से म्यांमार में कंटिन्यूअस जनता का रूल या हुंता रूल कहिए चल रहा है म्यांमार में। वहाँ पे अब काफ़ी सारी जो है डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स जो होती है उनका वायलेशन हो रहा है। और प्लस वहाँ पे एक लोगों का संगठन है जो मिलिट्री रूल से क्या है, पूरी तरीक़ा से खुश नहीं है। अब समझिए कि जहाँ आप लोकतंत्र में रहेंगे वहाँ आपको बोलने की आज़ादी है, आप अपने विचार रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जबकि मिलिट्री जो हो जाती है वो कहती है कि नहीं, आप वही करेंगे जो हम सोचेंगे, यानी वैसा आप कोई काम नहीं कर सकते जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हो। जो लोग स्वतंत्र विचार के वो लोग तो ऐसे विचार से सहमत ही नहीं करेंगे। वैसे ही लोगों का एक ग्रुप है जिसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थ्री ब्रदर अलायंस। और ये लोग जो वहां की तत्मादाव है, तत्मादाव बोले तो मिलिट्री, उसके खिलाफ कंटिन्यूअस लड़ाई कर रहा है। और अपने बहुत सारे इलाके जो मिलिट्री के कब्जा में है, और मिलिट्री के एयर मतलब जो सिस्टम है जहाँ पे हवाई पट्टी है, मिलिट्री के बहुत सारे सिस्टम है, उसको ये लोग कब्जा करते जा रहे हैं। और रिसेंटली 4 ऐसे इलाके जो मिलिट्री के काफ़ी मजबूती से पकड़ में थे, वहाँ के लोगों ने क्या किया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो मिलिट्री है वह धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, बट ख़त्म नहीं है। और इसी क्रम में ये जो हुंता या तत्मादाव है ये लगातार अपने ही लोगों पे बम बरसा रही है और उनको पीछा करने की कोशिश कर रही है। तो पिछले आप कह सकते हैं कि 21 के फेब से आप मान लीजिए कि 23 खत्म होने को जा रहा है, लगातार वहाँ के लोग और मिलिट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते जा रहा है। और इसी क्रम में जो वेस्टर्न मतलब कि जो पश्चिमी देश है वह लगातार म्यांमार पे सैंक्शन लगाते जा रहे हैं। इससे म्यांमार की जो इकोनॉमी है ये कंटिन्यूअस श्रिंक करती जा रही है और नीचे जा रही है। ये हुआ म्यांमार में डेवलपमेंट। तो अब वहाँ इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उससे भारत के क्या असर है, तो भारत को आप थोड़ा सा समझिए। जो बॉर्डर था इंडिया म्यांमार का, तो भारत और म्यांमार के बीच में एक सिस्टम काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं
FRM, इसका पूरा नाम है FBM, फ्री बॉर्डर मैनेजमेंट। मतलब यह हुआ कि अगर कोई जनजाति जो भारत की बाउंड्री में रहती है और कोई उसी के रिलेटिव्स जो हैं वो म्यांमार में रहती हैं, तो बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के भारत के बाउंड्री से 16 किलोमीटर मतलब 16 किलोमीटर म्यांमार में जा सकती है। उसको 16 किलोमीटर म्यांमार में जाने के लिए किसी प्रकार की ना तो वीजा चाहिए ना ही पासपोर्ट चाहिए। सेम म्यांमार का कोई जनजाति जो इस इलाके में रहता है भारत के अंदर 16 किलोमीटर तक आ जाता है, और ऐसा रिलेशंस है। तो इससे हो ये रहा है ना कि जब वहाँ की ततमा दाव अपने ही लोगों पे बमबारी कर रही है, तो बहुत सारे लोग जैसे म्यांमारी, मणिपुर के कुछ जो जानती है मैती, उसके बहुत सारे रिलेटिव यहाँ रहते हैं, ये लोग छिप के इधर आ जा रहे हैं, फिर इधर चले जा रहे हैं। इसी तरह भारत में जो नागालैंड, जो सिक्किम में इंसर्जेंसी चलता है और ये नॉर्थ वेस्ट में, उसके बहुत सारे जो आतंकवादी है या म्यांमार में छिप जाते हैं। इस प्रोसेस के तहत तो भारत की जो मिलिट्री है और म्यांमार की मिलिट्री दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट करके इनको हंट करते रहते हैं। इसीलिए भारत की सरकार जो है वो पूरी तरीक़ा से ततमा दाव का आलोचना नहीं कर रही है, जबकि पूरी तरीके से पूरी दुनिया का प्रेशर है कि भारत भी आलोचना करे इस एक्टिविटीज़ का, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है, जबकि जो चाइना है यह दोनों को सपोर्ट करता है मौका देखते हुए, कभी यहाँ के लोगों को कभी यहाँ के मिलिट्री को। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, और मैंने जो फैक्ट बताया उसको भी याद रखने की कोशिश कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।